हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का वीडियो नंबर 6 एंड इसमें हमारा ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने पहले ही बोला था कि 2 पार्ट्स में हमें पढ़ना है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है हेरिडिटी। एंड आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एवोल्यूशन। ठीक है, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका मतलब आज का जो हमारा लेक्चर होगा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में 6 लेक्चर है एंड एवोल्यूशन का अगर हम स्पेशली बात करें तो इसका फर्स्ट लेक्चर आज से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें हमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो क्लियर करने हैं। तो देखिए, इसमें हो सकता है हमारे 4 लेक्चर्स बन जाएं एवोल्यूशन में, राइट। एंड तो इसमें हमें फर्स्ट जो आज हमें डिस्कस करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो आज हमें डिस्कस करना है एवोल्यूशन इलस्ट्रेशन, मतलब एवोल्यूशन क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। एंड सेकंड थिंग, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होती हैं, उनको भी हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के वीडियो की। तो चलिए शुरुआत करते हैं एवोल्यूशन की कि क्या होता है एवोल्यूशन। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो हम शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से कि एवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, इससे शुरुआत करेंगे एंड देन हम एग्जांपल्स को समझते हुए अच्छे से इसको क्लियर करेंगे, राइट। तो एवोल्यूशन क्या होता है, ग्रेजुअल चेंजेस दैट टेक प्लेस ओवर ईयर्स एंड लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटायरली न्यू स्पीसी। मतलब क्या है कि ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, ठीक है। ग्रेजुअली मतलब कंटिन्यू चेंजेस होते चले जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल में, जो कि कितने टाइम तक चलते हैं, ओवर ईयर्स, बहुत सारे सालों लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स वो चेंजेस होते रहते हैं। एंड क्या होता है, लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटायरली न्यू स्पीसीज, एक नई स्पीसी बन जाती है। देखिए इस तरीके से हम समझेंगे इसको, जैसे कि सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले अर्थ पे किसका डेवलपमेंट हुआ था, कौन यहाँ पे पैदा हुआ था, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो कौन था। तो माना जाता है कि बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया सबसे पहले अर्थ पे डेवलप हुआ था, जो कि क्या है, यूनिसेलुलर। कैसा है, यूनिसेलुलर, मतलब इसकी जो बॉडी है सिर्फ और सिर्फ एक सेल से, बहुत ही सिंपल सी एक सेल से बनी हुई है, जो कि क्या है, इसकी बॉडी है, राइट। ओके, यूनिसेलुलर, इसकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी हुई है। एंड धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर कुछ वेरिएशंस आए, ठीक है, कुछ वेरिएशंस आए। वेरिएशन मतलब आप समझते हैं कि कुछ डिफरेंसेस आते चले गए। एंड ये जो डिफरेंसेस है क्या आए, वेरिएशंस, अच्छे से समझना इस चीज को, वेरिएशंस आए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार में ही इतने सारे वेरिएशन आए कि कुछ नया बन गया, नहीं, बहुत सालों तक धीरे धीरे वेरिएशंस आए, नेक्स्ट जनरेशन में वो पास हुए, फिर उनमें कुछ वेरिएशंस आए, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हुए। इस तरीके से जो वेरिएशंस आए, जो डिफरेंसेस आए, वो क्या हुए, इसके अंदर अक्यूमुलेट होते चले गए। जैसे जैसे उनकी प्रोजेनी आगे बढ़ी उस तरीके से क्या हुआ, वेरिएशन आए एंड अक्यूमुलेट हुए, ठीक है, अक्यूमुलेशन इनका हुआ। ये बात याद रखिए, अक्यूमुलेशन का मतलब क्या है, इकट्ठा होते चले गए, कि एक के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आया तो वो उसके अंदर वेरिएशन रहा, उसके बाद जब वो उसने रिप्रोड्यूस किया, उसकी नेक्स्ट जनरेशन आई तो उसमें भी वो वेरिएशन है एंड कुछ और एडिशनल वेरिएशंस आ गए। तो मतलब धीरे धीरे इनके अंदर ये वेरिएशंस अक्यूमुलेट होते चले गए, ठीक है, बहुत सालों तक। उसके बाद क्या बोला गया, जैसे इनकी यूनिसेलुलर में बहुत सारे वेरिएशंस आए, वो इकट्ठा होते चले गए, अक्यूमुलेट होते चले गए। तो क्या हुआ, इसमें भी एक ऐसी सेल है बैक्टीरिया, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। कैसी है, बहुत ही सिंपल हम बोल सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ठीक है, समझते हैं इतना। अभी बहुत ही सिंपल सेल है, मतलब कुछ वेरिएशन आए तो इसमें कुछ डिफिकल्टीज आती चलेगी, मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सेल बनती चली गई। तो उसके बाद क्या हुई, यूकैरियोटिक, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया के बाद क्या है, इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि जो वाटर में रहते हैं तो उनमें भी सबसे पहले क्या है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअन्स आए, ठीक है। ये प्रोटोजोआ आए तो इनके अंदर जो सेल थी वो कैसी थी, यूकैरियोटिक। इनके कंपैरिजन में मतलब डेवलप सेल इनमें पाई गई, यूकैरियोटिक सेल। समझ रहे, इनकी भी स्ट्रक्चर मतलब ये कैसे हैं,
सिंगल सेल है, बट इनकी जो सेल की स्ट्रक्चर है वो डेवलप हो गई, उनमें वेरिएशंस आके उनमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है, बढ़ गई। अब जो प्रोटोजोन्स हुए उनमें भी क्या आए, वेरिएशंस आए, वेरिएशंस आए एंड वो क्या हो गई, अक्यूमुलेट होते चले गए। देन क्या आई, फिशेस, ठीक है, फिशेस डेवलप हुई इससे। अब जो फिशेस हैं जो कि किस में रहती हैं, वाटर के अंदर रहती हैं, तो उनके अंदर उनका सिस्टम और भी ज्यादा डेवलप हो गया, सिर्फ एक सेल से लिमिट नहीं होके उनमें ऑर्गन्स भी बन गए, ठीक है, मतलब उनके सिस्टम भी बन गए। सेल के बाद क्या होता है, टिश्यूज होते हैं, टिश्यू के बाद क्या होता है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है, टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, हमारी पूरी बॉडी डिजाइन बनती है, ठीक है। तो फिशेस आई, फिशेस के बाद और ज्यादा वेरिएशंस आए इनकी बॉडी में, ठीक है, वेरिएशंस आए एंड वो भी क्या होते चले गए, अक्यूमुलेट होते चले गए एंड और भी कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बन गई। तो फिशेस के बाद हम बोल सकते हैं एम्फीबियंस आए, एम्फीबियंस, राइट, जो कि वाटर में भी रहते हैं एंड लैंड पे भी रहते हैं। ये कहाँ पे रहते हैं फिशेस, आपको पता है वाटर के अंदर रहती हैं। एंड देन इनमें भी क्या आए, वेरिएशंस आए, एक ही बार में नहीं, मैंने बोला कि बहुत सारे सालों लग जाते हैं, ये जो वेरिएशंस आए बहुत सारे सालों तक, लाखों सालों तक ये वेरिएशंस आते हैं, अक्यूमुलेट होते रहते हैं। तो फिर बाद में क्या आए, रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल्स जो कि कहाँ पे रहते हैं, लैंड के ऊपर रहते हैं। ये कहाँ रहती है, मतलब वाटर में भी रहते हैं एम्फीबियन एंड लैंड के ऊपर भी। एंड ये जो है रेप्टाइल्स कंप्लीटली ऐसे एनिमल्स हम बोल सकते हैं, ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। ऑर्गेनिज्म क्यों बोल रहे, क्योंकि इसमें एनिमल्स भी हो सकते हैं एंड प्लांट्स भी हो सकते हैं, राइट। तो ये जो रेप्टाइल्स हुए वो कंप्लीटली ऐसे ऑर्गेनिज्म हुए जो कि लैंड के ऊपर रहते हैं, ठीक है। अब जो रेप्टाइल्स हुए, रेप्टाइल के बाद क्या आए, बर्ड्स, बर्ड्स, ठीक है। तो जो कि क्या है, मतलब ये कुछ टाइम के लिए, जब तक ये चाहे तब तक वो लैंड पे भी रह सकते हैं एंड एयर के अंदर भी रह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट हम बोल सकते हैं हुआ है, ग्रेजुअली चेंजेस आते चले गए। अब इसको समझिए, ग्रेजुअली चेंजेस आए हैं, कब तक आए हैं, ओवर ईयर्स, बहुत सालों से चले आ रहे हैं ये जो चेंजेस हैं एंड ये अक्यूमुलेट होते चले जा रहे हैं, जो कि किसको लीड कर रहे हैं, डेवलपमेंट को, ठीक है। एंड जब डेवलपमेंट हुआ मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन बनते चले गए एंड क्या हुआ, कोई एंटायरली न्यू स्पीसी फॉर्म हो गई, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से हमारी ओरिजिन हुआ अर्थ के ऊपर, ठीक है, किससे हुआ, बैक्टीरिया से। एंड हम देख सकते हैं कि बर्ड्स तक, जो कि मतलब एयर के अंदर भी रह सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इनका डेवलपमेंट हुआ, मतलब हम बोल सकते हैं जो प्रोसेस है इसको कि इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, राइट। तो ये है पूरा प्रोसेस। तो बहुत सारी थ्योरीज दी गई डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू, ओके। तो एक्चुअल में डेवलपमेंट कुछ इसी तरीके से होता है, एवोल्यूशन हम बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से हुआ है, वेरिएशन आए एंड एक्यूमुलेट हुए एंड देन नेक्स्ट जो जनरेशन है उसमें पास हुए एंड ये लाखों सालों तक ऐसा ही चलता रहा एंड देन ये बर्ड्स आए, ओके। तो ये सारा का सारा प्रोसेस हम बोल सकते हैं किसकी वजह से हुआ है, एवोल्यूशन की वजह से। समझ पा रहे हैं, ओके। इसके लिए जो थ्योरीज दी गई, बहुत सारी थ्योरीज दी गई, तो वो हम थोड़ा सा बाद में, इस लेक्चर के बाद में जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे। तो जो डार्विन की थ्योरी है, लेमार्किज्म है, तो ये बहुत सारी आपकी डिटेल में 10th क्लास में नहीं दिए हुए हैं। आपकी 10th क्लास में बहुत ही ऊपर से नॉलेज गिवन है, मतलब बहुत ही ब्रीफली सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है, बहुत डिटेल में नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसा कि आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। आपकी बुक में गिवन है, मैं इसको साफ कर देती हूँ। आपके बुक में एक एग्जाम्पल है बीटल्स का, तो आप यहाँ पे पिक्चर को देख लीजिए, मैं भी यहाँ पे ड्रॉ कर ले। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ये जो एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है इसके थ्रू समझते हैं कि एवोल्यूशन कब होता है, ओके। तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 12 बीटल्स हैं, जो कि कैसी हैं, रेड कलर की 12 बीटल्स हैं। कितनी हैं, 12 हैं, ओके। 12 बीटल्स प्रेजेंट हैं, कैसी, रेड कलर की, ओके। अब क्या हुआ कि ये जो रेड कलर की बीटल्स हैं, तो इनको जो क्रो होता है
वो खा रहा है। ठीक है, बहुत सारे क्रो प्रेजेंट हैं तो वो क्या कर रहे हैं, इनको खा रहे हैं। जब भी रेड कलर की बीटल इनको दिखाई देती है तो इनको खा लेते हैं। ठीक है, डायग्राम पे मत जाना, जैसा भी है समझ लीजिए। अब इनमें 3 कंडीशन होती हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन में यही है कि जो रेड कलर के बीटल हैं तो यहाँ पे बहुत सारे क्रो हैं उस कम्युनिटी में, वो जो जहाँ पे रहती हैं वहाँ पे बहुत सारी क्या है, क्रो हैं जो कि इनको खा रहे हैं। अब जो भी इनको दिखाई देती है वो उसको खा लेते हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे इनके अंदर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ग्रीन कलर की बीटल्स भी इनके अंदर क्या हो गई, जनरेट हो गई। मतलब इनकी जो प्रोजेनी आई, इनकी जो जनरेशन हुई उसमें रेड कलर की तो है ही। ठीक है, मैं इस तरीके से बना लेती हूं सिंपली। तो इनमें कुछ क्या हुआ, ग्रीन कलर की बीटल भी आ गई। ओके, मैं यहाँ पे ब्लैक से बना देती हूँ, ग्रीन कलर मेरे पास नहीं है। तो ये क्या हुआ कि इनमें कुछ ग्रीन कलर की बीटल्स पैदा हो गई। कैसी बीटल है, ग्रीन। अब क्या देखते हैं कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो क्रो है वो रेड वाली को तो खा सकता है क्योंकि वो दिखाई दे रही है लीव्स में, बट जो ग्रीन कलर की जो बीटल्स हैं उनको वो इजीली नहीं देख पाते, तो इसलिए ये बच जा रहे हैं। ठीक है, इनको नहीं खा पाता क्रो। तो अब क्या होगा कि धीरे धीरे ये आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे एंड क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो ग्रीन कलर की बीटल्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि रेड वाली को तो कौन खा रहा है, क्रो खा रहा है। अब इनको खा नहीं रहा एंड ये इजीली रिप्रोड्यूस करेंगे एंड अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर लेंगी। ओके, अब ये जो ग्रीन वाली हैं इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली गई। ओके, एंड कुछ इनमें क्या बची, रेड बची। अब इनको तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि इनको क्रोस खा रहे हैं। बट जो जनरेशन है ग्रीन वाली की वो इंक्रीज होती चली जा रही है एंड फाइनली क्या होगा कि सारी की सारी जो बीटल्स हैं वो ग्रीन कलर की ही यहाँ पे बच जाएंगी। ठीक है, ग्रीन कलर की बीटल ही बच जाएंगी, जो कि मैंने रेड कलर से बनाया है, ग्रीन कलर की सॉरी ब्लैक कलर से बनाया है। ये कैसी हैं, ग्रीन बीटल्स। ठीक है, सारी की सारी कैसे बच गई, ग्रीन कलर की बीटल्स बच गई। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ क्या हुआ है, एक तरीके से नेचुरल सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे कुछ वेरिएशंस आए इनके अंदर। ठीक है, रेड कलर की बीटल है, इनमें कुछ वेरिएशन आए एंड इनकी जो प्रोजेनी है वो उसमें कुछ ग्रीन कलर की बीटल्स आ गई। रेड कलर की बीटल्स में कुछ चेंजेस आए एंड उन्होंने ग्रीन कलर की बीटल को रिप्रोड्यूस किया। ठीक है, अब ये जो ग्रीन कलर की बीटल्स हैं उनके पास क्या है कि वो ग्रीन जो लीव्स होती हैं उनमें ये इजीली ऑब्जर्वेबल नहीं है क्रो को, तो उनको क्रो अच्छे से नहीं खा पाएगा, नहीं ढूंढ पाएगा। तो रेड वाली इजीली ऑब्जर्व हो जाती है, ग्रीन में रेड। ओके, इजीली इनको देख पाता है तो इनको खा लेगा। तो इनके पास एक एडवांटेज है सर्वाइवल के लिए। ओके, मतलब ये जो ग्रीन वाली बीटल्स हैं ये सरवाइव कर जाएंगी, धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी एंड रेड वाली धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो फाइनली ये सारी के सारी ग्रीन कलर की बीटल्स ही बचेंगी जो कि उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाए। तो एक्चुअल में ये क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, इसके थ्रू क्या हो रहा है, कोई एक इस तरीके की जो बीटल्स थी एंड उन्होंने धीरे धीरे एंटायरली न्यू स्पीसी को बना लिया जो कि कैसी हो गई, ग्रीन कलर की बीटल्स। ठीक है, तो क्या हुआ है, हम बोल सकते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन हुआ है। अब ये जो बीटल्स हैं, ठीक है, ये जो बीटल्स हैं ये सारी की सारी रेड कलर की हैं। अब इनमें धीरे धीरे वेरिएशन आए, ग्रीन आई, तो ये हो सकता है आपस में भी इंटरब्रीड कर पाती हूँ। ठीक है, आपस में ब्रीडिंग कर पाती हूँ एंड इन्होंने जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसमें मोस्टली कैसी थी, ग्रीन थी, कुछ इनमें रेड थी। तो जो ग्रीन थी वो सर्वाइव कर गई क्योंकि उनके पास ऐसा कलर था जिसमें वो इजिली बुशेस के अंदर जो लीव्स होती है उनमें इजिली ऑब्जर्वेबल नहीं थी, किनको, क्रो को। इस वजह से इनके पास क्या था, सर्वाइवल एडवांटेज था, जिसकी वजह से इनकी जो जनरेशन है वो पूरी ही धीरे धीरे कैसी हो गई, ग्रीन कलर की बीटल्स बन गई, जो कि वहां पे उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए फिट हों। तो यही होता है नेचुरल सिलेक्शन। क्या होता है कि जो वेरिएशंस आए हैं, हम बोल सकते हैं जो डाइवर्सिटी है विद एडवांटेजेस, मतलब जो डाइवर्सिटी हुई है, जो विभिन्नता हुई है, जो वेरिएशंस आए हैं वो किसके साथ हुए हैं,
एडवांटेज उनको कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे एडवांटेज? सर्वाइव करने के लिए एडवांटेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है नेचुरल सिलेक्शन। क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन में? डाइवर्सिटी विद सर्वाइवल एडवांटेज। ये इसके पास एडवांटेज है कि ये सर्वाइव कर सकती हैं। क्या? इनका ग्रीन कलर। अब नेचुरल सिलेक्शन किसके थ्रू हुआ है? नेचर के थ्रू, जो कि यहाँ पे क्या है? क्रो है। उसने सिलेक्ट किया है रेड कलर की बीटल को, खा सकता है, ग्रीन को नहीं खा सकता। तो ये कैसी है? एनवायरमेंट में फिट हैं। तो इसलिए क्या हो गया? ये पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई ग्रीन में, मतलब ये ग्रीन का डेवलपमेंट हुआ, इसका ये धीरे धीरे खत्म हो गई। ओके, तो ये एक तरीके से एवोल्यूशन हुआ है। रेड से सारी के सारी धीरे धीरे ग्रीन बन गई। इनमें कुछ एडवांटेजेस आए, ठीक है, कुछ एडवांटेजेस आए, कुछ डाइवर्सिटीज आई, एंड वो क्या हुए? वहां पे सर्वाइव कर गए। बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में बता दिया आई थिंक। अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या होता है कि जैसे ये रेड कलर की बीटल है, तो इनमें क्या हुआ कि कुछ मतलब मोस्टली तो क्या कैसे हैं? रेड हैं। अब इनमें कुछ इस तरीके के चेंजेस आए जो रेड कलर की बीटल हैं इनमें, कि कुछ कैसे बन गई? इनमें कुछ बन गई ब्लू कलर की। ठीक है, कुछ इनमें ब्लू कलर की बीटल भी पैदा हो गई। रेड कलर की है मोस्टली, एंड इनमें ब्लू कलर की बीटल्स पैदा हुई। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रो जो है वो रेड कलर की बीटल को भी लीव्स के ऊपर अच्छे से देख सकता है, एंड ब्लू कलर की बीटल्स को भी। तो इनको हम बोल सकते हैं सर्वाइवल तो कोई एडवांटेज होगा नहीं, इनकी कलर की वजह से कोई स्पेशल एडवांटेज तो इनको मिला नहीं। ठीक है, तो ये जो क्रो है, ये अगर इसको ब्लू कलर की बीटल दिखाई दी तो उसको भी खा लेगा, रेड कलर की दिखाई दी तो इसको भी खा लेगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर वेरिएशंस आए हैं, डाइवर्सिटी हुई है, डिफरेंट कुछ इनके कैरेक्टर आए हैं, बट वो इनको सर्वाइवल एडवांटेज बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्रो तो दोनों को ही खा सकता है। अब क्या हुआ, इन्होंने जैसे धीरे धीरे ब्रीडिंग की, एंड बहुत सारे इनकी जो नंबर हैं वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गए। ब्लू कलर की जो बीटल हैं इनके नंबर इंक्रीज हुए, एंड इसी तरीके से रेड के भी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, रेड भी बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि ये नहीं बढ़ेंगी, तो ये भी इंक्रीज हुए इनके नंबर भी। अब क्या हुआ, कुछ एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट क्या हुआ कि कोई एलिफेंट आया, ठीक है, एलिफेंट, एंड उसने गलती से क्या किया कि जो रेड कलर की जो बीटल्स थी उनके ऊपर पैर रख दिया। ठीक है, कि ये जो एलिफेंट का पैर है, एलिफेंट फुट, ओके, ये इसके ऊपर रखा गया। तो एक्सीडेंटली क्या हो गया कि जो रेड कलर की बीटल हैं वो मोस्टली खत्म हो गई, कुछ एक दो बची, ओके, कुछ थोड़ी बहुत बची, एंड जो ब्लू कलर की बीटल हैं वो ज्यादा बच गई। ये इनकी किस्मत बाय लक हुआ ये। ठीक है, रेंडमली चेंज, रेंडमली हम बोल सकते हैं सिलेक्शन हो गया। मतलब जो क्रो है उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया कि उनको रेड ही खाना है या फिर ब्लू ही खाना है, नहीं। कैसे हुआ कि कोई एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से क्या हो गया, जो रेड कलर की जो बीटल्स हैं वो सारी की सारी खत्म होगी, कुछ थोड़ी बहुत बची, तो उनको हो सकता है जो क्रो है वो भी खा ले, ब्लू कलर की जो बीटल है उनको भी खा रहा है। तो अब जब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो बीटल हैं इंटरब्रीड करेंगी, एंड सारी की सारी जो इनकी पॉपुलेशन होगी वो ब्लू कलर की बीटल्स ही बन जाएंगी। ठीक है, ब्लू कलर की बीटल ही बन जाएंगी, सारी की सारी ब्लू ही बच जाएंगी, क्योंकि ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि जब पूरी रेड थी उसमें ब्लू हुई, इनको कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिला, लेकिन क्या हुआ, कुछ एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है, एक्सीडेंट की वजह से कोई रैंडम चेंजेस आए जिसकी वजह से ये जो ब्लू कलर की बीटल हैं वो बच गई, एंड रेड कलर की जो बीटल्स थी वो खत्म हो गई। तो ये जो रैंडम जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, एक्सीडेंटल जो चेंजेस आते हैं जिनकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन या फिर अलील चेंज हो जाए, मतलब इनकी कुछ जीन है वो इनसे डिफरेंट है, कुछ तो वेरिएशन आए इनके अंदर जिनकी वजह से ये कैसे बनी है, ब्लू कलर की बनी है। अब ये जो इनका जो रेड कलर की जो जीन है, इनके ये जो बीटल्स प्रेजेंट हैं इनमें जो जीन है वो कुछ अलग तरीके की है, इनमें कुछ वेरिएशन हुआ उसी जीन के अंदर। तो अब ये जो जीन है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अगर ये रेड कलर की बीटल बचेंगे ही नहीं
तो ये जो जीन है इनके अंदर वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है जीन की वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाए, कि मतलब इनके अंदर जो वेरिएशन आके जो ब्लू कलर की बीटल्स बची थी वो ही बच जाए। ओके, तो ये कैसे हुआ, एक्सीडेंटल हुआ, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जो सेकंड सिचुएशन है इसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये भी एक टर्म है, इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, यहाँ पे आपको लिखी हुई मिलेगी। देखिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट मैंने आपको समझा दिया कि एवोल्यूशन तो इसमें हुआ है, लेकिन क्या हुआ है जेनेटिक ड्रिफ्ट में, क्या होता है कि जो सर्वाइवल एडवांटेज इनको कोई नहीं मिला, उसके बाद भी इनकी जो जीन है, अलील है इनके अंदर जो प्रेजेंट है वो पूरी तरीके से चेंज हो गए, सारे के सारे ब्लू कलर के बीटल बच गए। तो कोई एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी है जीन की या फिर अलील की वो चेंज हो गई, ठीक है, वो चेंज हो गई। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे भी एवोल्यूशन तो हुआ है, रेड कलर की बीटल से सारी की सारी ब्लू कलर की बीटल्स बच गई। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, एवोल्यूशन तो हुआ है, बट ये जो एवोल्यूशन है ये किसकी वजह से हुआ है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से। इसका मतलब ये जो एवोल्यूशन है इसमें कोई भी सर्वाइवल एडवांटेज इसको नहीं मिला। तो हम बोल सकते हैं डाइवर्सिटी विदाउट सर्वाइवल एडवांटेज, ठीक है, मतलब डाइवर्सिटी आई है, विभिन्नता आई है, वेरिएशन आए हैं जो कि एवोल्यूशन को लीड करते हैं, मतलब इनके थ्रू एवोल्यूशन तो हुआ है, बट ये क्या हुआ है, विदाउट एनी सर्वाइवल एडवांटेज, मतलब इनके पास ऐसा कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है कि जिनकी वजह से सर्वाइव कर सकें। किसकी वजह से हुआ ये, एक्सीडेंटल, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इनको बोलते हैं क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो कि फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाए, किसकी, जीन की फ्रीक्वेंसी, अलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की हम जो डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट की डेफिनेशन लिखी हुई मिल रही है, आप देख लीजिए। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है कि जो फ्लो है, जीन का फ्लो, ठीक है, हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन वो चेंज हो जाती है। किसकी वजह से चेंजेस आते हैं, वो एक्सीडेंटल चेंजेस की वजह से, या फिर हम बोल सकते हैं रैंडम चेंजेस आते हैं फ्रीक्वेंसी में, जीन की फ्रीक्वेंसी में, जिसकी वजह से क्या होता है, एवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये सारे आप पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, ओके, थोड़ा सा अरेंज करके अच्छे से लिख लीजिएगा। एंड जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, वो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार समझ में नहीं आती है, जितनी सिंपल दिखती है उतनी ही आपको डिफिकल्ट भी लगेगी। देखो अब क्या होता है, एक कंडीशन आपको दी गई है, उसमें क्या है, ये जो रेड कलर की बीटल्स हैं, ठीक है, ये जो बीटल्स हैं, ये क्या हुआ, इनमें धीरे धीरे जैसे कि बुसेस हैं वो धीरे धीरे कम होती चलेगी, को डिजीज हो गई। जो बुसेस के ऊपर ये जो रहती हैं बीटल्स, उनमें कुछ क्या हुआ, डिजीज हो गई, कोई प्लांट में डिजीज हो गई, तो सारे के सारे प्लांट्स धीरे धीरे खत्म होने लगे। ये जो बीटल है इनके पास फूड की कमी हो गई, ठीक है, फूड की कमी हो गई, तो इसकी वजह से ये क्या होगी, बिल्कुल पतले पतले से हो गए, ठीक है। मैं यहाँ पे रेडी बना लेती हूँ कि ये जो बीटल्स हैं ये कैसी हो गई, बहुत ही कमजोर हो गई, ओके, इनका जो वेट है वो बहुत ही कम हो गया। अब ये ऐसा बहुत सारे सालों तक चलता रहा, क्या हुआ, लेस फूड, जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो कम हो गई, जो लीव्स को खाती हैं, जो प्लांट को डिसीज हो गई, प्लांट्स धीरे धीरे खत्म हो गए, बहुत कम हो गए, उसकी वजह से ये भूख की वजह से ये कैसे हो गई, बहुत ही थिन हो गई। हम बोल सकते हैं इनकी जो वेट है वो बहुत ही कम हो गया, ठीक है, वेट जो है वो डिक्रीज कर गया। अभी जो इनकी जनरेशन आएंगी उनके पास भी फूड तो नहीं रहेगा, तो बहुत सारे सालों तक क्या होगा, जैसे फूड नहीं मिला तो ये क्या होते चले गए, ऐसे ही इनकी जो ऑफस्प्रिंग आई, इनकी जो जनरेशन आई वो भी ऐसे ही बिल्कुल कमजोर से इनके ऑफस्प्रिंग भी होते गए। अब क्या हुआ कि
फूड दोबारा से, मतलब जो प्लांट की डिजीज है वो खत्म हो गई एंड इनके पास सफिशिएंट फूड इनको मिलने लगा, सफिशिएंट फूड इनको मिलने लगा। अब जो सफिशिएंट फूड मिल रहा है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूं, तो क्या ये वापस से बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगी, मतलब इनका जो वेट है वो गेन हो जाएगा, या फिर ऐसे ही इनकी जो जनरेशन है वो इसी तरीके से चलती रहेगी, मतलब एवोल्यूशन होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत आता है। तो देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ क्या हुआ था, प्लांट्स की डिजीज की वजह से इनमें इनका जो वेट है वो लॉस हो गया था, इनका वेट कम हो गया था। किस वजह से हुआ था? ड्यू टू स्टारवेशन। हम बोल सकते हैं भूख की वजह से, भूख की वजह से इनका जो वेट है वो कम हो गया। अब जो वेट कम हुआ तो यहाँ पे भी लेस फूड है, तो इनकी जो ऑब्वियसली जो प्रोजेनी होगी उसको भी फूड नहीं मिला होगा, जिस वजह से वो भी कमजोर रह गई। लेकिन जब वो फूड सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ पे प्रेजेंट है तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी न्यू प्रोजेनी होगी, इनकी जो न्यू प्रोजेनी होगी वो बिल्कुल तंदुरुस्त होगी। ठीक है, क्यों होगी वो भी मैं आपको बताती हूँ, उसके पीछे रीजन क्या है। तो उसके पीछे रीजन है कि ये जो हम बोल सकते हैं जो इनके अंदर चेंजेस आए, जो वेरिएशन आए, वो किस वजह से आए कि इनकी जो बॉडी है उसके अंदर भूख की कमी, भूख की वजह से, मतलब फूड की कमी की वजह से, न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से चेंजेस आए, जिसकी वजह से इनकी जो प्रोजेनी थी वो कमजोर होती चली गई। लेकिन जब फूड सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो सारे के सारे उनको फूड अच्छे से खाएंगे, अच्छे से रहेंगे, तो वापस से ऐसे ही बन जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनके अंदर जो चेंजेस आए, अब ध्यान से सुनना, इनके अंदर जो चेंजेस आए वो इनकी जर्म सेल में जो डीएनए प्रेजेंट है, जर्म सेल में जो डीएनए प्रेजेंट है उसके अंदर जो जीन है, जो जीन्स प्रेजेंट हैं उनमें कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज। मतलब इनकी जो प्रोजेनी हुई है तो हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं हम बोलते हैं, तो जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके कैरेक्टर से हमारे अंदर कॉपी होके आते हैं। तो अगर कुछ डिफरेंट तरीके के हमारे अंदर कैरेक्टर आएंगे, ठीक है, हमारे जो एंसेस्टर हैं उनमें से कुछ डिफरेंट तरीके के अगर कैरेक्टर्स आते हैं तो क्या होता है, जीन में जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी जीन होती है, मतलब जर्म सेल जहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जर्म सेल कहाँ होती है, जो रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं, ठीक है, स्पर्म ओवम, राइट। तो उनके अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए किससे मिलकर बना? जीन से। अब जो जीन में अगर कुछ चेंज आ गया, किसकी जीन में? जर्म सेल की जीन में अगर चेंज आ गया तो क्या होगा, हमारे अंदर चेंजेस आएंगे। अगर उसमें चेंज नहीं आए, जो सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट की वजह से जो चेंजेस आए, तो उसको हम बोलेंगे क्या कि इसमें एवोल्यूशन नहीं हुआ है, मतलब ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही होगा कि एक्वायर्ड ट्रेट्स या फिर कैरेक्टर क्या होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट एंड कैरेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें तो आप समझ गए फर्स्ट एंड सेकंड में क्या था, नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से एवोल्यूशन हुआ, बट इसके अंदर कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ, इसके अंदर बस सिर्फ स्टारवेशन हुआ। जब फूड प्रॉपर अमाउंट में उनको मिलने लगा तो ये वैसे ही बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, हम बोल सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये रहने लगे एंड सेम इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बन गई। ठीक है, तो अब आप एक बार इस जो पिक्चर है इसको भी देख लीजिए, इसमें भी कुछ इस तरीके से बताया गया है कि पहला है उसमें नेचुरल सिलेक्शन हुआ है, दूसरा है उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ है, तीसरे में मतलब फूड की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इस वजह से क्या हुआ, भूख की वजह से वो कमजोर हो गए। बट ये जो भूख है ये एक ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि इनहेरिटेड है, मतलब ये कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि जर्म सेल से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब जर्म सेल से रिलेटेड नहीं है तो वहाँ के जो डीएनए है, जीन है, उससे भी रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हमारे अंदर ट्रांसफर नहीं होगा हमारे पेरेंट्स से। ओके, तो यहाँ पे ओवरऑल कोई भी एवोल्यूशन नहीं हुआ, नो एवोल्यूशन। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होती हैं उनको जरा देख लेते हैं। तो अब हम समझते हैं कि एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होती हैं। तो ये जो हमारा जो थर्ड जो
हमने कंडीशन रखी थी, ठीक है, ये भी इसके ऊपर ही डिपेंड करती है। तो देखो एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होती हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होती हैं, ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर, ठीक है। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर होते हैं जो कि किससे रिलेटेड नहीं है, जर्म सेल से रिलेशन उनका नहीं है, नॉट रिलेटेड टू जर्म सेल्स, ठीक है। मतलब जर्म सेल जो होती है वो कहाँ पे मिलती है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू के अंदर जर्म सेल मिलती है, ठीक है। जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्टिव टिश्यू होंगे, टिश्यू के अंदर सेल होंगी, ठीक है। सेल किससे मिलकर बनती है, सॉरी जो टिश्यू है किससे मिलकर बनते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स से। अब जो सेल्स होती हैं उनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि मेल है तो उसके अंदर स्पर्म मिल जाएंगे, एंड फीमेल है तो उसके अंदर क्या मिल जाएंगे, ओवम मिल जाएंगी। तो इनके अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, ये इनका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम किससे मिलके बना हुआ है, डीएनए से। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो पिछले वीडियोस को आप देख लीजिए, यहाँ पे लिंक गिवन है वीडियोस की, तो प्लीज उनको देखिए, ठीक है। ये क्या होते हैं, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम किससे मिलके बना होता है, डीएनए, ठीक है। अब सेगमेंट ऑफ डीएनए, इस तरीके का कुछ डीएनए होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या होता है, जीन होता है। तो इसके अंदर जो जीन प्रेजेंट हैं हम बोल सकते हैं अगर इनमें कोई चेंज होता है, मतलब जो पेरेंट्स हैं जैसे ये मेल एंड फीमेल, ठीक है, ये जो पेरेंट हैं इनके अंदर ये क्रोमोसोम है, ओके। जब इनके जो क्रोमोसोम है हम बोल सकते हैं जो जीन हैं ये पेरेंट्स की जीन होती हैं। अब ये जो जीन है इनके अंदर क्या होता है, ये एक कॉपी होती है एंड देन क्या बनाती है, ऑफस्प्रिंग बनाती है। मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि डीएनए किससे मिलके बना है, जीन से। डीएनए कॉपी होती है। अब जब डीएनए की कॉपी होती है ऑफस्प्रिंग में वो कॉपी आ जाती है। तो अगर इस जो डीएनए की कॉपी है इसमें कुछ चेंजेस आए तो वो कैरेक्टर कैसे होंगे, इनके अंदर अगर वो चेंजेस आते हैं एंड वो कैरेक्टर हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं तो वो कैसे कैरेक्टर होंगे, वो कैरेक्टर होंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स या इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। मतलब जो चेंजेस जर्म सेल में प्रेजेंट डीएनए अगर उसकी कॉपी के टाइम हमारे अंदर जो चेंजेस आए, मतलब वो जो कॉपी है वो हमारे अंदर ट्रांसफर होती है पेरेंट्स से, अगर उस टाइम उसके अंदर कोई भी हम बोल सकते हैं चेंजेस आए, इस जीन के अंदर डीएनए के अंदर चेंजेस आए तो वो कैरेक्टर्स कैसे होंगे, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, ओके। बट अगर इनके अंदर चेंजेस ना होके हमारे एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, एनवायरनमेंट की वजह से हमारी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, मतलब जो हमारे बर्थ है उसके बाद जो भी चेंजेस आते हैं, आफ्टर बर्थ जो चेंजेस आते हैं जो कि रिलेटेड नहीं है हमारी जो पेरेंट्स की जो जीन है या फिर हमारी जो जीन है किसकी, जर्म सेल की जो जीन है उससे रिलेटेड नहीं है, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो वो कैसे कैरेक्टर होंगे, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। मतलब जो हमें एनवायरनमेंट से मिले हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपकी बर्थ के बाद आपके जो बॉडी डिजाइन है, मान लीजिए आपकी फादर से अलग है, मदर से अलग है, जैसे आपने मसल्स बिल्डिंग किया है, ठीक है, मतलब बहुत सारी एक्सरसाइज के थ्रू एंड अपने अच्छे से मसल्स को ग्रो किया है, तो हो सकता है आपके पेरेंट्स में वो कैरेक्टर नहीं हो, आपके फादर में वो कैरेक्टर नहीं हो, तो वो कैरेक्टर आपने कहाँ से लिए, एनवायरनमेंट से लिए, अपनी जो लाइफ एक्सपीरियंस है उससे लिए। आफ्टर बर्थ वो आपके अंदर चेंजेस आए, बाय बर्थ तो नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे कैरेक्टर हैं, वो है आपके एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब किसी को डांसिंग का शौक होता है तो ऐसा नहीं होता है कि जिसके माँ बाप अच्छे डांसर हों उसके बेबी भी अच्छे डांसर होंगे, या फिर जिसके माँ बाप बहुत ही अच्छे सिंगर हों तो उसका बेबी भी अच्छा सिंगर होगा, ऐसा नहीं होता। एंड ऐसा हो भी सकता है, किस वजह से हो सकता है कि वो बाहर आके, मतलब इस दुनिया में आके उसके बाद उसने वो कैरेक्टर्स गेन किए हों, ठीक है। लेकिन बाय बर्थ ये कैरेक्टर हमारे अंदर ट्रांसफर नहीं होते, हम बोल सकते हैं हमारे जर्म सेल से रिलेटेड नहीं है। अगर जर्म सेल से रिलेटेड नहीं है तो वो हमारे इनहेरिटेड कैरेक्टर्स में नहीं आएंगे, ओके। तो जो बीटल्स थी जिन्होंने खाना मतलब उनको कम मिला जिसकी वजह से वो भूखी रह गई, भूखी रहने की वजह से उनका वेट लॉस हुआ, तो वो जो कैरेक्टर है, जो वेट लॉस हुआ, जो स्टारवेशन है, वो कैरेक्टर हमारी जर्म सेल से, उन बीटल्स की जर्म सेल से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब जो डीएनए है जर्म सेल का उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो वो कैरेक्टर इनहेरिटेड कैरेक्टर्स तो नहीं हो सकते, ओके। इनहेरिटेड कैरेक्टर्स नहीं हो सकते तो वो कैसे कैरेक्टर होंगे, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। बहुत सारे हो सकते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, ओके,
कोई सिंगर है, कोई डांसर है, कोई बॉडी बिल्डर है, तो वो सारे के सारे कैरेक्टर्स हम बाय बर्थ नहीं लेके आते, हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं, हमारी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे हम उनको अपने अंदर वो चेंजेस लेके आते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये होते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। आई होप आपको समझ में आया हो। इनहेरिटेड कैरेक्टर्स मतलब जो जीन होती है, हमारे पेरेंट्स की जो जीन है, जो वो कॉपी होती है हमारे अंदर ट्रांसफर होके आती हैं, तो उसके अंदर कुछ चेंज आ जाते हैं, जीन में चेंज आता है, हम बोल सकते हैं डीएनए में चेंज हो जाता है, कॉपिंग होती है डीएनए की उस टाइम में, तो वो जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। समझ में आया? अब देखिए एक साइंटिस्ट हुए, विस्मान नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर कि जो कैरेक्टर्स होते हैं जो हम एक्वायर करते हैं लाइफ टाइम में, जो हम कैरेक्टर्स को लेते हैं अपने अंदर, अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस लेके आते हैं, तो क्या वो इनहेरिट हो सकते हैं, क्या वो हमारे पेरेंट्स में जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा सकते हैं? तो उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया क्या कि उन्होंने माइस का एक ग्रुप लिया, ग्रुप ऑफ माइस, ठीक है, बहुत सारे उन्होंने चूहे लिए और उनको क्या कराया, इंटरब्रीड कराया, उनके अंदर क्या कराई, ब्रीडिंग कराई। ओके, अब इन्होंने क्या किया, ये जो माइस थे, बहुत सारे जो चूहे थे, उनकी जो टेल होती है उसको रिमूव कर दिया सर्जरी के थ्रू, ठीक है, एंड रिमूव द टेल ऑफ माइस बाय सर्जरी, सर्जरी के थ्रू इनकी टेल को रिमूव कर दिया। ओके, ग्रुप ऑफ माइस लिए, बहुत सारे उन्होंने चूहे लिए, उनकी टेल को कट कर दिया एंड उनको मेल एंड फीमेल होंगी तो उनको क्या कराया, ब्रीड कराया। ब्रीड कराने के बाद उनकी जो प्रोजेनी हुई, प्रोजेनी, तो उसमें क्या था, हैविंग टेल, मतलब उनके अंदर फिर भी टेल थी। तो ऐसा उन्होंने क्या किया, उन्होंने अबाउट 19 to 20 जनरेशंस तक, इतनी जनरेशंस तक उन्होंने क्या किया कि ग्रुप ऑफ माइस को ब्रीड कराया एंड सभी की टेल को कट करता चला गया। मतलब जैसे फर्स्ट उन्होंने एक ग्रुप लिया, उसमें मेल एंड फीमेल थे, तो उन दोनों की ही जो टेल है उसको कट कर दिया एंड देन उनको इंटरब्रीड कराया, तो उनकी जो प्रोजेनी हुई तो उसकी क्या थी, टेल थी। फिर उन्होंने फिर से उनकी टेल को कट किया एंड उनको इंटरब्रीड कराया, ठीक है, टेललेस जो माइस थे उनको इंटरब्रीड कराया एंड देन फिर उन्होंने नेक्स्ट प्रोजेनी देखी तो उसमें भी टेल प्रेजेंट थी। तो ऐसा उन्होंने 19 to 20 जनरेशंस तक ऐसा ही किया कि देखते हैं कि ये कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं या नहीं होते हैं। तो क्या हुआ, वो जो लास्ट में उनको यही मानना पड़ा कि जो एक्वायर्ड जो ट्रेट हैं, एक्वायर्ड जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफर नहीं हो रहे, ठीक है, मतलब बाद में भी उनको जो जनरेशन मिली स्टिल हैविंग टेल, उनकी जो लास्ट में जो 20th या फिर 21 जो जनरेशन मिली उसमें भी जो माइस थे वो सारे के सारे टेल के साथ ही बोर्न हुए, उन सब में टेल थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेल को कट करना, ये मतलब जो जीन्स होती हैं हमारी जर्म सेल के अंदर, जो डीएनए है उसमें कोई चेंज नहीं लेके आता। ओके, अगर उसमें चेंज होता तो हो सकता है ये क्या हो जाते, हमारे कैरेक्टर्स इनहेरिट हो जाते, हमारे पेरेंट्स से ये कैरेक्टर हमारे अंदर आते। तो इसी तरीके से जो माइस थे उनकी टेल को कट करने के बाद उनमें मतलब इतनी इन्होंने देखा, देखो 20 लगभग 19 to 20 जनरेशंस तक उन्होंने कट करा और उसके बाद यही रिजल्ट निकाला कि ये जो कैरेक्टर हैं, एक्वायर्ड जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इनहेरिट नहीं होते, मतलब वो पेरेंट्स से किसमें, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होते हैं। ओके, क्यों नहीं होते, उसका यही रीजन है क्यों नहीं होते, क्योंकि ये जो ट्रेट्स होते हैं, दीज ट्रेट्स are not change the DNA of germ cell, कि जो हमारी जर्म सेल है इनकी माइस की, मेल एंड फीमेल की जो जर्म सेल हैं उनके अंदर जो डीएनए है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए अगर इनकी टेल को कट करते हैं तो, ठीक है। तो ये इससे मतलब इससे रिलेटेड इनहेरिटेड कैरेक्टर ये है ही नहीं, ये कैसा कैरेक्टर है, एक्वायर्ड कैरेक्टर है, ठीक है।
तो ये होता है एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट भी हम इनको बोल सकते हैं।